हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुर्गेश सर में। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप सभी साथियों को गुड इवनिंग। फ्रेंड्स, हम आपके लिए प्रतिदिन 15 बाल मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आते हैं। उसी कड़ी में आज की क्लास में फ्रेंड आपका स्वागत है। आप स्वयं जुड़ जाइए और वीडियो लिंक को सभी साथियों तक शेयर करिएगा ताकि और भी सभी साथी हमारे साथ जुड़े और हम सभी लोग मिलकर एक साथ जो इस प्रश्नों की श्रृंखला को हल करेंगे। चलिए फ्रेंड, जो पहला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वह है, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका निभानी चाहिए। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। खाली स्थान में फ्रेंड दिए गए ऑप्शन में से सही ऑप्शन का चयन करके हमको भरना है। हमारे ऑप्शन है फ्रेंड नकारात्मक, बी अग्रोन्मुखी, सी सहानुभूति, डी तटस्थ। तो बताइए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए अपने आंसर कमेंट करें फ्रेंड। क्या होगा इसका सही जवाब? बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की जो भूमिका होती है फ्रेंड, वह किससे होती है? नकारात्मक होती है कि अग्रोन्मुखी होती है कि सहानुभूति होती है कि तटस्थ होती है? बताइए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए अपने आंसर कमेंट करें भाई। रश्मि सिंह गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। फिर से अगेन गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इस वीडियो को सभी साथियों तक शेयर करें फ्रेंड प्लीज़। जी हाँ, सभी तक यह वीडियो पहुँचे क्योंकि सीटेट के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की इस समय सीरीज हम लेकर आए। जो हमारा साल प्रश्न हुआ है, साल सेट हुआ है, उसी के प्रश्नों को हम लेकर आए हैं आपके सामने, क्योंकि यहाँ से विश्लेषण करके हम आगामी प्रश्नों को ढूंढेंगे। जी हाँ, इसलिए इस वीडियो को सभी साथियों से शेयर करें फ्रेंड। बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए अपने आंसर कमेंट करें फ्रेंड। क्या होगा इसका सही जवाब? कि बच्चे सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। जल्दी से बताएं भाई, क्या होगा? चलिए, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है फ्रेंड वह है ऑप्शन नंबर बी। जो बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में जो माता पिता की भूमिका फ्रेंड वह अग्रोन्मुखी होनी चाहिए, मतलब उन्हें आगे बढ़ाने की भूमिका अदा करनी चाहिए माता पिता के द्वारा। जी हाँ, उनमें जिस समस्याओं को समाधान करने में बालक को समस्या महसूस हो रही है, उस समस्या को समाधान करने में बालक की सहायता करनी चाहिए माता पिता की। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। यदि सामाजिक विकास के बारे में पूछता फ्रेंड, यदि यही प्रश्न में अगर सामाजिक विकास के बारे में पूछता तो हमारा ऑप्शन सी होता, लेकिन सीखने की प्रक्रिया के बारे में पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए भाई, बढ़ेंगे आगे। अगला प्रश्न कह रहा है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह किससे संबंधित है? विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? ए अंतर संबंध का सिद्धांत, बी करे निरंतरता का सिद्धांत, सी करे एकीकरण का सिद्धांत और डी करे अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी से, आपके कमेंट नहीं दिखाई दे रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम हो गई क्या वीडियो में लगता है। चलिए पुनः इसको करते हैं ज़रा सा। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। तो बताइए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए अपने आंसर कमेंट करें फ्रेंड। क्या होगा? कब विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन किससे संबंधित है? अंतर संबंध सिद्धांत, निरंतरता के सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए अपना आंसर कमेंट करें भाई। देखिए, सुशील कुमार जी, विद्या जायसवाल, हीना कुमारी और आलिया अंसार, हीना कुमारी जी और भी सभी फ्रेंड्स, जितने भी फ्रेंड्स हमें इस समय देख रहे हैं, सभी फ्रेंड्स अपने आंसर कमेंट करें। जी हाँ, चलिए बताइए फ्रेंड, क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट करें फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए अपने आंसर कमेंट करें। चलिए, विनय स्टडी हब, बी विनीता कुमारी जी, विनय स्टडी हब, बहुत बढ़िया। बिल्कुल रिपीटेड प्रश्न है फ्रेंड, बिल्कुल यह एकदम एवरग्रीन प्रश्न कह सकते हैं फ्रेंड। ये ऐसे प्रश्न है जो परीक्षाओं में प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर कमेंट कर रहे हैं जितने भी साथी हमारे जुड़े हैं, जैसे कि सुशील कुमार, अनीता, अतुल चौरसिया जी, रश्मि सिंह जी, आलिया अंसार, विद्या स्टडी हब, विनीत कुमार, लगभग जितने लोगों का हमने नाम लिया और उसके बाद भी जिनका नाम छूट गया, लगभग सभी साथियों ने बिल्कुल सही आंसर कमेंट किया है। तो इसी तरीके से अपने आंसर कमेंट करें फ्रेंड। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। निरंतरता का सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है फ्रेंड कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, अर्थात विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। जैसे ही बालक माँ के गर्भ में आता है, विकास शुरू हो जाता है और मृत्यु के पश्चात, मृत्यु के तक जो है विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। इसी कारण से निरंतरता का सिद्धांत कहा जाता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। जबकि फ्रेंड एकीकरण के सिद्धांत की यदि हम बात करते हैं तो एकीकरण का जो सिद्धांत होता है वह सभी अंगों के बीच समन्वय को दिखाता है। मतलब
अलग अलग जो अंग हैं, जो अलग अलग अंग कार्य कर रहे हैं, उन सभी को एक साथ मिलकर कार्य करने का जो है सिद्धांत होता है। मतलब सब जो अलग अलग है सबके एकीकरण का सिद्धांत प्रस्तुत करता है। जबकि अंतःक्रिया का जो सिद्धांत फ्रेंड वह वातावरण एवं वंशानुक्रम के बीच संबंध को दर्शाता है। जी हाँ, तो ये भी बातें आप जान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ेंगे आगे भाई। चलिए, रिपीटेड प्रश्न आज हमारी स्क्रीन पर सभी आ रहे हैं। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जाता है? भाई बताइए, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? ए खेल का मैदान, बी विद्यालयों कक्षा का प्रवण, सी सभागार, डी घर। बिल्कुल रिपीटेड प्रश्न है। जितने भी साथियों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर में पार्टिसिपेट किया है, भाग लिया है, वह आंख मूंद कर इसका आंसर कमेंट करेंगे। जी हाँ, मैं देख पा रहा हूँ जितने भी साथी हमसे पहले से जुड़े हुए हैं वह इसका जवाब बिल्कुल सही कमेंट करेंगे, क्योंकि कम से कम 3 से 4 बार मैं इस प्रश्न यहाँ पर हल करा चुका हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसके आंसर आप लोग गलत ना करें। बिल्कुल, बहुत अच्छा। जैसा कि मैं स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ, नीतू मौर्य, सोनी शर्मा, आलिया अंसार, प्रीति कुमारी, अनीता वर्मा, नेहा पंथ, एकता माथुर, अनुपम सिंह, आलिया अंसार, अतुल चौरसिया जी। जी हाँ, जितने भी लोग अभी हमने नाम लिया लगभग सभी के कमेंट हैं। बाकी के भी कमेंट आने प्रारंभ हो गए हैं। जीतू यादव जी, कल्पना जायसवाल, सुशील कुमार, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बढ़ेंगे आगे। बिल्कुल सही जवाब आप लोग दे रहे हैं। बस इसी तरीके से फ्रेंड कंटिन्यूटी और निरंतरता एकदम ध्यान से क्लास में लगी रहिएगा। निश्चित ही 30 में 30 लाएंगे हम। 30 में 30 का जो लक्ष्य है वह निश्चित ही हम लाएंगे फ्रेंड, निश्चित ही। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है और लगभग सभी साथी हमारे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अनीता वर्मा जी, जय हिंद सर। जी हाँ, जो लोग अभी जुड़ रहे हैं भाई उनको भी जय हिंद, नमस्कार, गुड इवनिंग। जी हाँ, चलिए स्वागत है आपका क्लास में। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, फिर बाद अपने आंसर कमेंट करेंगे। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 कह रहे हैं वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी जल्दी रटने की क्षमता रखता हो। बी कह रहा है वह जो प्रभावपूर्ण उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता हो। सी कह रहे हैं वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है। डी कह रहे हैं वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। तो बताइए फ्रेंड, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? तो जल्दी से अपने आंसर कमेंट करेंगे मेरे सभी भाई बहन, मेरे सभी प्रशिक्षु साथी। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करें। जी हाँ, इस बार सीटेट को तोड़ देना है। जी हाँ, इस बार सीटेट पार। जी हाँ, जितने भी लोग फर्स्ट अटेम्प्ट सीटेट अटेम्प्ट देने वाले हैं एग्जाम, वह इस बार जो है सीटेट में अपना परचम लहराएंगे। सीडीपी में 30 में 30 लाना है। जी हाँ, जल्दी से अपना आंसर कमेंट करें। चलिए, पूनम यादव, विद्या जायसवाल, सोनू कुमार, प्रियंका श्रीवास्तव, सोनी क्षमा, आलिया अंसार जी। चलिए फ्रेंड, आपकी संख्या बहुत कम हो गई, क्यों? संख्या और बढ़नी चाहिए, संख्या क्यों कम हो गई भाई? कोई प्रॉब्लम है वीडियो में तो कमेंट करें। जी हाँ, यदि कोई समस्या हो रही है वीडियो को तो कमेंट करें, क्योंकि संख्या आपकी कम हो गई फ्रेंड। जल्दी से बताएं क्या होगा इसका सही जवाब। जल्दी से बताएं फ्रेंड भाई। देखिए, बुद्धिमान बच्चे की बात कर रहे हैं, तो अगर आप ध्यान से ऑप्शन को पढ़ेंगे फ्रेंड। चलिए भाई, देखिए ममता गौर, अनिता वर्मा, काफ़ी साथी हमारे कन्फ्यूज भी हैं। चलिए, सोनी क्षमा, बहुत लगभग काफ़ी साथी हमारे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। 1-2 साथी हमारे कंफ्यूज हैं, उनके कन्फ्यूजन के लिए मैं सही जवाब दे दूंगा। तो जो सही आंसर है फ्रेंड वह है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि जो बुद्धिमान विद्यार्थी होते हैं फ्रेंड वह रटने में विश्वास नहीं रखते हैं। वह चीज़ों को रटते नहीं बल्कि समझने में ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि समझने से चीज़ें ज़्यादा सरल होती हैं। तो यह लक्षण जो है बुद्धिमान बच्चे का नहीं है। जबकि तीनों प्रभावपूर्ण व उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता यह भी है, अमूर्त रूप से सोचता यह भी है, और वह नए परिवेश में अपने आप को समायोजित कर सकता है, यह भी लक्षण है। तो लगभग सभी साथी हमारे बिल्कुल सही आंसर कमेंट करते थे। आप सभी को अग्रिम बधाई है। जी हाँ, इसी तरीके से अपने आंसर कमेंट करें फ्रेंड। चलिए भाई, अगला प्रश्न कह रहा है, को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है? दिए गए ऑप्शन में से किसको एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है? ए, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति को। बी, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य को। सी कह रहा है विद्यार्थियों द्वारा पूछा गया प्रश्न पूछना। और डी कह रहे हैं कक्षा में एकदम खामोशी। तो बताएं फ्रेंड्स, किसको अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना गया है? जल्दी से अपने आंसर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर
4 के लिए 5 के लिए अपने आंसर कमेंट करें। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति को अप्रेरित शिक्षा का संकेतक माना गया कि शिक्षक द्वारा उपचारात्मक कार्य को, कि शिक्षार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, या कक्षा में एकदम खामोशी। जल्दी से बताएं भाई, जल्दी से फ्रेंड अपने आंसर कमेंट करें। चलिए, जयप्रकाश जी, शिखा सिंह, नीतू और सोनी क्षमा, विद्या जायसवाल, रश्मि सिंह जी बहुत अच्छा, रूपा विश्वकर्मा, प्रीति कुमार, अस्मिता, सुजीत, प्रियंका बहुत बढ़िया। इस बार सीटेड पार, बहुत अच्छा। जी हाँ, कीर्ति वर्मा जी ध्यान से अपने आंसर कमेंट करिए, प्रश्न को पढ़िए। चलिए, सुजीत कुमार जी, चलिए भाई, कुछ ही साथी, एक दो साथियों को छोड़कर बाकी सभी साथी हमारे बिल्कुल सही आंसर कमेंट कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल सही जवाब है भाई, कुछ नहीं सोचना है। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने पे ही, प्रश्न पूछना ही एक अप्रेरित शिक्षक का संकेतक माना जाता है, क्योंकि फ्रेंड जब विद्यार्थी शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं तो जो कक्षा का वातावरण है वह रुचिमय बना रहता है, आनंदमय बना रहता है, क्योंकि जब शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच वार्तालाप होता रहता है, वह प्रश्न पूछते रहते हैं, शिक्षक उनका उत्तर देता रहता है, तो क्लास में निरस्ता नहीं आती है, क्लास का वातावरण एक शिक्षणनुमा बना रहता है। इसलिए सही जवाब है फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, और लगभग सभी साथी बिल्कुल सही इसका जवाब दे रहे थे। बहुत बढ़िया, बढ़ेंगे आगे भाई। चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? निम्न में से कौन सा बच्चों की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है? ए, सामाजिक अनुमोदन तथा सराहना की आवश्यकता, बी, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, सी कह रहे हैं शरीर से अवशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बहाना, और डी कह रहे हैं सानिध्य संगति की आवश्यकता। तो बिल्कुल सिंपल प्रश्न है फ्रेंड, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इस समय। जी हाँ, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, अपने आंसर कमेंट करें, कुछ नहीं सोचना है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़े, प्रश्न को ध्यान से पढ़े, अपने आंसर कमेंट करें। कमेंट बॉक्स में फटाफट सभी साथी अपने आंसर कमेंट करें जल्दी से। क्या होगा इसका सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 6 के लिए एकता माथुर जी सी, विमल प्रताप जी सी, आलिया अंसार, नीतू मौर्य, रश्मि, विद्या, अनुपमा, आलिया अंसार, कल्पना, सोनी क्षमा, अतुल चौरसिया, आलिया जी, रूपा विश्वकर्मा, जयप्रकाश, विनीता कुमारी, प्रियंका, सोनू, कृति, अस्मिता, सुशील कुमार। चलिए, बहुत बेहतर, बहुत बेहतर, कुछ नहीं सोचना है। आप देख रहे हैं कि जो तीसरा ऑप्शन है फ्रेंड वह बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि यह क्या है, बाल मनोविज्ञान से संबंधित ही नहीं है, क्योंकि यह क्या है, आपके बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान से संबंधित है। जी हाँ, तो यही हमारा बिल्कुल संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि यह बिल्कुल अलग ऑप्शन है। जी हाँ, बिल्कुल डायरेक्ट ऑप्शन है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल सही जवाब है, और लगभग सभी साथी हमारे बिल्कुल सही आंसर कमेंट कर रहे थे। चलिए भाई, अगला प्रश्न कह रहा है, मन का मानचित्रण संबंधित है। मन का मानचित्रण संबंधित है। ए, बोझ बढ़ाने की तकनीकी पर से, बी कह रहे हैं साहित्यिक कार्यों की क्रिया योजना से, सी कह रहे हैं मन का चित्र बनाने से, और डी कह रहे हैं मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। तो बताएं फ्रेंड, मन का मानचित्रण संबंधित है बोझ बढ़ाने की तकनीकी से, कि साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, कि मन का चित्र बनाने से, कि मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। अपने आंसर फटाफट कमेंट करें, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। जी हाँ, पूनम यादव, प्रीति कुमारी, हीना रस्तोगी, आलिया जी, विमल प्रताप जी, बीपीजी विथ अवेयरनेस वीडियो, बहुत बढ़िया, शिखा सिंह। चलिए, नेहा पंथ, मानसी संधा, जी हाँ संधा जी, हीना कुमारी, रश्मि, कल्पना, बहुत बढ़िया फ्रेंड। नूर हसन, इस बार सीडीपी में 30 में 30। जी हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, इस बार सीडीपी में 30 में 30। इस बार परचम लहराएंगे। जी हाँ, इस बार परचम लहराना है सीडीपी में। जी हाँ, चलिए फ्रेंड, आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न कह रहा है कि मन का मानचित्रण संबंधित है फ्रेंड। तो इस प्रश्न को जिन साथियों को आंसर नहीं पता है वह नोट डाउन कर लें कि मन के मानचित्रण जो संबंधित है फ्रेंड, वह मन की क्रियाशीलता के अनुसंधान से संबंधित होता है। क्योंकि फ्रेंड जो मन का मानचित्रण होता है वह मस्तिष्क के भीतर वह बाहर की जानकारी को प्राप्त करने का एक तरीका है। ठीक, इसी के द्वारा क्या करते हैं, जो है मतलब क्या व्यक्ति सोचता है, क्या व्यक्त करता है, क्या विचार करता है, ये समस्त बातें मन या मस्तिष्क में वह लाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो सही जवाब होगा फ्रेंड वह होगा ऑप्शन नंबर डी, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। और मन की क्रियाशीलता क्या है फ्रेंड?
आंतरिक और बाह्य विचार उत्पन्न करना। जी हाँ, यही क्या करता है, मन मस्तिष्क में क्या करते हैं, यह तमाम तरह की उद्दीपनाएं उठित होती हैं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेटवर्क न होने के कारण आज समय से नहीं है जुड़ पाए। चलिए श्लोक अवस्थी जी स्वागत है। जी हाँ, चलिए आपके पास समस्या थी इसलिए आप नहीं जुड़ पाए, लेकिन आपको जैसे ही आपका नेटवर्क मिला आप जुड़ गए हैं। बस इसी तरीके से आप ध्यान रखिए कि 6:30 बजे प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ना है और सीडीपी में 30 का 30 लक्ष्य जो हम बनाए हैं उसको प्राप्त करना है। प्रतिदिन घड़ी में अपने अलार्म सेट कर लीजिए, रिमाइंडर लगा लीजिए कि 6:30, जी हाँ 6:30 पर जुड़ना है। बढ़ेंगे आगे फ्रेंड। चलिए अगला पंक्ति कह रहा है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। बिल्कुल सिंपल प्रश्न हमारे सभी साथियों से मैं इसकी सही आंसर की इच्छा करता हूँ। सभी साथी जितने भी हमारे साथी इसमें जुड़े हुए हैं हमसे, सभी से मैं इसके सही उत्तर की अपेक्षा करता हूँ। ए कह रहा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बी कह रहा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और सी कह रहे हैं आपके संवेदी प्रेरक, और डी कह रहे हैं आपके पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही जवाब। पियाजे के अवस्था विभाजन से आपके क्वेश्चन बार बार आते हैं सीटेट में। हमने डिटेल में एक प्रैक्टिस सेट में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को कराया। आप उसको अगर नहीं देखा, जिन साथियों ने उस क्लास को अटेंड नहीं किया है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जाकर जो है प्लेलिस्ट में उस क्लास को जरूर अटेंड करें। पियाजे वाइगॉस्की और कोहलबर्ग से रिलेटेड जो प्रश्न है प्रतिवर्ष सीटेट में पूछे जाते हैं, हमने उस पर एक वीडियो कंप्लीट करा दिया है प्रश्नों की। तो जल्दी से बताएं फ्रेंड। चलिए बहुत बढ़िया, जैसा कि मैंने कहा था। अरे भाई दीक्षा प्रजापति जी, चलिए एकता माथुर जी, बिल्कुल लगभग सभी साथी हमारे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। बस इसी की मैं आशा करता हूँ आपसे। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था इसका सही जवाब है, जिसकी आयु सीमा है फ्रेंड 11 से 15 वर्ष या 16 वर्ष। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग की जो प्रश्नों की आप सब सही जवाब देते हैं। ये लगता है कि आप तैयारी कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तब मैं देखता हूं कि मेरे सपने साकार हो रहे हैं। जी हाँ, जो मैंने लक्ष्य बनाया है कि हम सब एक साथ सीटेट में 30 में 30 लाने की जो हमने लक्ष्य बनाई है, उसको हम सफल होते हुए देख रहे हैं। आगे बढ़ेंगे भाई। चलिए अगला पंक्ति कह रहा है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। ए अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, बी कह रहा है प्रत्येक शिक्षार्थियों के अंतर्जात प्रतिभा का पोषण एवं प्रश्न करने के अवसर को उपलब्ध कराना, सी कह रहा है विद्यालय जीवन के प्रारंभ में उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, और डी कह रहे हैं फ्रेंड परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग करना। तो बताएं फ्रेंड, इस प्रश्न के लिए अपने आंसर कमेंट करें। निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों के सृजनात्मकता का पोषण करता है। बताइए भाई, अपने आंसर कमेंट करें फ्रेंड, क्या होगा जल्दी से बताए भाई। इस क्वेश्चन के लिए अपने आंसर कमेंट करें। सृजनात्मकता का पोषण के लिए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सटीक है। सोनाली कौशल, एकता माथुर, रश्मि सिंह, अनुपमा, चलिए सोनी, प्रियंका यादव जी, बहुत अच्छा, बहुत बेहतर कमेंट आ रहे हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सृजनात्मकता के पोषण के लिए फ्रेंड जरूरी है कि प्रत्येक विद्यार्थियों के अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर को उपलब्ध कराना। जी हाँ, क्योंकि फ्रेंड सृजनात्मकता का अर्थ क्या होता है, सृजनात्मकता से तात्पर्य फ्रेंड क्या होता है, नई सूचनाओं, तथ्यों या अवधारणाओं का निर्माण करना ही सृजनात्मकता का अर्थ होता है फ्रेंड। और बच्चों में जो सृजनात्मकता का गुण होता है उसका पोषण करने के लिए फ्रेंड है उसमें क्या अंतर्जात प्रतिभा, मतलब जो उनके अंदर प्रतिभाएं छुपी है उसको बाहर निकालना, साथ ही साथ उनमें प्रश्न करने के समान अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ेंगे आगे भाई। अगला पंक्ति कह रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। ए शिक्षण पद्धति में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु की तरफ, बी विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थियों के प्रतिदिन का अनुभव प्राप्त करते हैं, सी मूल्यांकन प्रक्रिया, डी करें कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ सामग्री। बताएं फ्रेंड क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से अपने आंसर कमेंट करें। पाठचर्या शब्दावली किस बात की ओर संकेत करता है। उपयुक्त ऑप्शन में से अपने आंसर कमेंट करें जल्दी से। नेहा पंथ जी बी, सोनी, जीतू यादव जी ऑप्शन नंबर बी कमेंट कर रहे हैं भाई, विद्या जायसवाल जी, आशीष क्लासेज, और भी सभी साथी अपने आंसर कमेंट करें। जयप्रकाश जी, हीना कुमारी जी,
और आप सभी लोग अपनी संख्या बढ़ाएं फ्रेंड, क्योंकि संख्या आप लोगों की बहुत कम है, इसलिए आप लोग मेरा छोटा सा काम नहीं कर पा रहे हैं। मेरा बस इतना ही रिक्वेस्ट आपसे कि आप इस वीडियो को सभी ग्रुपों तक शेयर करिए। जितने भी आप ग्रुप में जुड़े हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने भी ग्रुप में आप जुड़े हैं फ्रेंड, सभी तक वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि प्रत्येक शिक्षार्थी तक, प्रत्येक प्रशिक्षु तक मेरा यह वीडियो पहुँचे, क्योंकि सभी को लाभ हो। जब हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो सभी साथियों तक मेरा यह लाभ पहुँचे। तो आप लोगों से बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए बस आते हैं प्रश्न पर। बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर बी जो लोग कमेंट कर रहे हैं वो लोग बिल्कुल सही है फ्रेंड। शिक्षा में पाठचर्या शब्द से तात्पर्य फ्रेंड विद्यालय के संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थियों के प्रतिदिन का अनुभव भी सम्मिलित हो। तो पाठचर्या शब्द इसी बात की तरफ संकेत करता है फ्रेंड, ठीक है, क्योंकि पाठचर्या फ्रेंड इस प्रकार से बनाया जाता है कि जिससे बच्चा क्या है क्या बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। इस बात को भी याद ध्यान रखें फ्रेंड कि पाठचर्या बनाने का जो उद्देश्य होता है वह यही होता है कि इससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। ठीक, तो इसका जो सही जवाब है फ्रेंड वह है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, और लगभग काफ़ी साथी हमारे ऑप्शन नंबर बी कमेंट कर रहे थे। उनके नाम काफ़ी हैं, जैसे आलिया जी हैं, सोनी जी हैं, प्रमोद कुमार, हीना रस्तोगी, दीक्षा प्रजापति, ममता गौड़, वर्षा सिंह और लगभग और काफ़ी साथी हमारे आगे चले गए हैं जिनका कमेंट हम नहीं देख पा रहे हैं। तो इससे सभी लोग जो है ऑप्शन नंबर बी कमेंट कर रहे थे। बस इसी तरीके से अपने आंसर कमेंट करते रहिए फ्रेंड। बढ़ेंगे आगे भाई। चलिए बिल्कुल आता है प्रश्न हमारा भाई, पेड़ागाजी सेक्शन का प्रश्न है, ध्यान से प्रश्न पढ़ेंगे। कृतिका अक्सर घर से में ज़्यादा बात नहीं करती है, लेकिन वह विद्यालय में काफ़ी बात करती है, यह क्या दर्शाता है? पेड़ागाजी सेक्शन का प्रश्न है, ध्यान से अपने आंसर कमेंट करना फ्रेंड। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती है, लेकिन विद्यालय में वो काफ़ी ज़्यादा बात करती है, यह क्या दर्शाता है? कि विद्यालय में हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। बी कह रहे हैं शिक्षक की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। डी कह रहे हैं कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। और डी कह रहे हैं उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो बिल्कुल सटीक ऑप्शन कमेंट करें। चलिए, क्योंकि यह भी प्रश्न हमारा रिपीटेड प्रश्न है, क्योंकि इस प्रश्नों को हम सॉल्व कर चुके हैं फ्रेंड, इसलिए जितने भी प्रश्न हमारे इसमें आ रहे हैं सब हमारे रिपीटेड प्रश्न हैं। इसलिए आप सभी से इन प्रश्नों को मैं सही उत्तर चाहूँगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल मेरे भरोसा यहाँ पर सही साबित हो रहा है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि जितने भी साथी हमारे जुड़े हुए हैं लगभग सभी लोग बिल्कुल सही आंसर कमेंट कर रहे हैं। नाम मैं नहीं लेना पाऊँगा, जितने लोग ऑप्शन नंबर डी कमेंट कर रहे हैं सब लोग बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर डी का सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, इसी वजह से वह विद्यालय में ज़्यादा बात करती है, क्योंकि घर में उसके विचारों को मान्यता मिलती नहीं, इसलिए घर में वह शांत रहती है, और विद्यालय में मान्यता मिलती है, लोग उसकी बात को सुनते हैं, समझते हैं, उसके विचारों को मान्यता देते हैं कि वह सही करे गलत करे, इसलिए वह विद्यालय में ज़्यादा बात करती। कॉमन सी बात है। ऐसे ही अपने कॉमन दिमाग से, अपने प्रेजेंट ऑफ माइंड से इस प्रकार के प्रश्नों को हल किया करिए। जी हाँ, बढ़ेंगे आगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न कह रहा है एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने के लिए प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंधित है? ए शिक्षा शास्त्र, शिक्षा समाजशास्त्र, बी सामाजिक दर्शन, सी मीडिया मनोविज्ञान और डी शिक्षा मनोविज्ञान। तो बिल्कुल सिंपल प्रश्न अभी आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। फटाक से अपने आंसर टाइप कर दीजिए, फटाक से अपने आंसर टाइप कर दीजिए, क्योंकि इससे सिंपल प्रश्न अभी तक आपने नहीं हल किया होगा। जी हाँ, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने के लिए प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य से संबंधित है? बिल्कुल अपने आंसर टाइप कर दीजिए। और बहुत सही, आप सभी लोगों ने अपने आंसर सही टाइप कर दिए हैं। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने टाइप किया है, जिन्होंने कमेंट बॉक्स में ऑप्शन नंबर डी कमेंट किया है, वो लोग बिल्कुल सही हैं, उन्हीं के साथ चला जाएगा। लगभग अभी तक जितने भी साथियों के मैं कमेंट देख पा रहा हूँ लगभग सभी लोग ऑप्शन नंबर डी कमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल फ्रेंड्स, सबसे सिंपल प्रश्न है हमारे अभी तक सीरीज के। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। एजुकेशन साइकोलॉजी इज द सब्जेक्ट। जी हाँ, जिससे हम क्या सकते हैं विद्यार्थी की क्षमताओं को समझने का प्रयास करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, और लगभग सभी साथी हमारे बिल्कुल सही कमेंट कर रहे थे। बढ़ेंगे आगे भाई। अगला प्रश्न कह रहा है प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक को निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए? प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक को किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए? ए पढ़ाने की उत्सुकता को, बी धैर्य और दृढ़ता को, सी शिक्षण पद्धति और विषय के ज्ञान में दक्षता को, और डी कह रहे अति मानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता को। तो बताएं फ्रेंड्स, यह भी प्रश्न बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सिंपल है। बस अपने आंसर आप ध्यान से कमेंट करिए। चलिए, पवन कुमार जी फटाक से अपने आंसर कमेंट कर दिए हैं भाई। बिल्कुल, विद्या जी
कल्पना जायसवाल, हीना रस्तोगी, शिखा सिंह, नूर हसन, प्रिंसेस पीहू, बहुत अच्छा। प्रिंसेस पीहू जी ऑप्शन नंबर 3 कमेंट कर रहे हैं भाई। दीक्षा प्रजापति, चलिए। प्रियंका श्रीवास्तव, एकता माथुर, अंशु वारसाई, जयप्रकाश, अनीता वर्मा, आलिया अंसार, बहुत अच्छा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी वाले एकदम सही हैं। जितने भी साथी हमारे ऑप्शन नंबर बी कमेंट कर रहे हैं वो सब लोग बिल्कुल सही हैं कि सबसे जो महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए फ्रेंड, जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होनी चाहिए शिक्षक में, वह यह होनी चाहिए कि उसमें धैर्य और धीरता होनी चाहिए। क्योंकि फ्रेंड प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं वह बहुत ही शरारती होते हैं और बहुत ही वह समस्या उत्पन्न करते हैं शिक्षण के दौरान। यदि शिक्षक धैर्य और धीरता नहीं धारण करेगा तो शिक्षण करना उसके बस की बात नहीं रहेगी। तो सबसे महत्वपूर्ण जो कर्तव्य होता है फ्रेंड वह धैर्य और धीरता होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। यदि शिक्षक धैर्य धारण करेगा तभी उसको वह सिखाने में सफल हो पाएगा, अन्यथा वह शिक्षक प्राथमिक स्तर के बच्चों को सिखा नहीं सकता है। बढ़ेंगे आगे भाई। अगला प्रश्न है पेडागॉजी सेक्शन का, ध्यान से प्रश्न को पढ़ेंगे। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। यह एक अभिभावक को पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने के लिए कौन सा बेहतर तरीका होगा? मतलब कहने का मतलब यह है फ्रेंड कि एक शिक्षक अपनी कक्षा में, एक शिक्षिका है सॉरी हाँ शिक्षक अपनी कक्षा में लोकतांत्रिक वातावरण रखता है। मतलब क्या है कि सभी बच्चों को समान अवसर, सभी बच्चों को सीखने का वह समान अवसर देता है कि मतलब जो भी एक्टिविटीज करे उनके लिए खुली छूट देता है। उससे एक अभिभावक को समस्या हो जाती है, तो उसको दूर करने के लिए शिक्षक क्या उपाय करे? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं इसके। एक कह रहे हैं अभिभावक को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। बी कह रहे हैं अभिभावक को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दे। सी कह रहा है कि अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी कह रहे हैं अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकालना चाहिए। तो बिल्कुल सरल प्रश्न है फ्रेंड। आई होप आपके आंसर भी आने प्रारंभ हो गए होंगे। जी हाँ, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। जल्दी से अपना आंसर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जैसा कि देखिए पवन कुमार जी, प्रीति जी, रश्मि सिंह जी, हीना कुमारी, आलिया जी, नीतू मौर्य, एकता माथुर, बहुत बेहतर बहुत बेहतर। ऑप्शन नंबर 3 द राइट आंसर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 का बिल्कुल सही जवाब है भाई। उसका सही निर्णय यही होगा कि अभिभावक उस शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए, साथ ही साथ जो उसकी समस्या है उस पर शिक्षक से चर्चा करनी चाहिए। क्योंकि शिक्षक कहीं ना कहीं सही कर रहा है, यदि अभिभावक को गलत लग रहा है तो उस पर उससे चर्चा करनी चाहिए, न कि अभिभावक को प्रधानाचार्य से शिकायत करनी चाहिए, न कि प्रधानाचार्य से अनुरोध पर बच्चों का अनुभाग बदलना चाहिए, और न कि अपने बच्चों को उस विद्यालय से निकालना चाहिए। तीनों का जो कार्य होंगे वह बिल्कुल गलत होंगे इस संगत में। चलिए बढ़ेंगे अपने प्रैक्टिस सेट के अंतिम प्रश्न की तरफ फ्रेंड। अंतिम प्रश्न हमारा जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वह है विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधित पुनः प्रश्न को पढ़ते हैं। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। ए, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। बी, महंगी और चमकदार सहायक सामग्रियों का प्रयोग करना। सी का सरल और रोचक सहायक सामग्रियों का प्रयोग करना। डी, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। तो बताएं फ्रेंड, इस क्वेश्चन के लिए अपने आंसर कमेंट करें, क्या होगा सही जवाब? जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए अपने आंसर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 3, जी हाँ, क्या करना चाहिए विशेष रूप से? जल्दी से बताएं भाई, क्या होगा? प्रीति कुमारी जी या बल्लभ, जितने भी साथी अभी तक कमेंट कर रहे हैं सबका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। देखिए फ्रेंड, प्रश्न कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का बेहतर तरीका है। क्या है भाई? तो देखिए फ्रेंड, होता क्या है फ्रेंड, देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो देखिए फ्रेंड, विशेष रूप से जो प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी सीखने संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका फ्रेंड क्या होता है कि अक्षमता के अनुरूप विभिन्न प्रकार की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। क्योंकि होता क्या फ्रेंड कि उनकी समस्याओं को आप हल कर सकते हैं। जब आप
बेहतर तरीके से विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करेंगे अपने शिक्षण में, तभी आप उनकी समस्याओं को हल कर पाएंगे। जी हाँ, जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्योंकि यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर बात शिक्षण की नहीं हो रही, उनकी समस्याओं को किस प्रकार से बेहतर तरीके से हल कर रहा है। यहाँ एक पर्टिकुलर समस्या की बात नहीं हो रही फ्रेंड, पूरे शिक्षण की बात हो रही है। उसके लिए फ्रेंड होगा विभिन्न अक्षमता का मतलब जो शिक्षक की क्षमता है उसके अनुरूप जितने भी प्रकार की शिक्षण विधियों के बारे में उसकी जानकारी है, उन सभी का प्रयोग करके वह बेहतर तरीके से सिखाए, समस्याओं का समाधान करे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, और जो भी लोग आप अदर ऑप्शन कमेंट करें तो ऑप्शन को ध्यान देंगे, इसकी एक ऐसी गलती हमको वहाँ पर दोहरानी नहीं है। तो फ्रेंड, इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। पुनः कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप बने रहिए, पढ़ते रहिएगा, निरंतर मेहनत करते रहिएगा, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। पुनः आपसे कल हम रूबरू होंगे 6:30 बजे। आप स्वयं जुड़ जाइए और वीडियो लिंक को सभी साथियों तक शेयर करिएगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।